हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? ऑल गुड। सो आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे क्लास 9th का कब शुरू करेंगे। क्लास 9th में एग्ज़ाम आने वाले हैं हमारे, और एग्ज़ाम में हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आज स्पेशली तुम्हारी साइंस के लिए वन शॉट लेक्चर लेके आया हूँ। यहाँ पर तुम्हारी साइंस 3 टीचर द्वारा मिलकर कवर की जाएगी। बायोलॉजी के लिए मैं रहूँगा, केमिस्ट्री के लिए आनंद सर रहेंगे, और फिजिक्स में सोमेन मिश्रा सर आपका साथ देने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के इन सब चीज़ों को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज मैंने आपके लिए स्पेशली बायोलॉजी के लिए वन शॉट लेक्चर तैयार करके आपके सामने आपको देने जा रहा हूँ। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा, इसी तरह से आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, और ये सारे लेक्चर जो हैं पूरी कंप्लीट साइंस और मैथ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में मिलने वाली है। तो बगैर किसी देरी के इन सब चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं, जहां पर एक एक पॉइंट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन फोकस करेंगे, हर डायग्राम पे फोकस करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटने ना पाए। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के आज शुरुआत करते हैं किसकी तरफ? यूनिट क्लास 9th बियॉन्ड टॉपर क्लास 9th के लिए है। ये कौन सी सीरीज है? बैक बेंचर सीरीज है। और बायोलॉजी की सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ में आप क्या समझते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो सर कुछ बच्चे बोलते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं टिश्यू है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर टिश्यू है कि सेल है। तो टिश्यू में सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि टिश्यू कब बनेगा? जब 2 और मोर सेल आर एडजेंस टुगेदर। जब 2 या 2 से ज्यादा सेल एक साथ जुड़ेंगी, वो भी स्ट्रक्चर में सेम होंगी और फंक्शन में जब सेम होंगी, तो उससे मिल करके बनेगा टिश्यू। तो टिश्यू को किनारे कर दिया। अब आते हैं सेल के ऊपर। अब बच्चे परेशान हैं कि सर सेल, फिजिक्स वाले सर सेल अलग पढ़ा देते हैं, फिजिक्स में सेल बैटरी से जोड़ दिया जा रहा है। केमिस्ट्री वाले सर आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कुछ सेल बता के चले जाते हैं। अब एक और सेल पढ़ने को मिल गई, बायोलॉजी में सेल मिल गई पढ़ने के लिए। तो बायोलॉजी में सेल का मतलब होता है एक छोटा सा चैम्बर, ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो अब ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? देखो भाई, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, देखो बच्चों, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का यहां पर कोई भी शेप नहीं होता है। कैसे नहीं होगा? कभी तुमको सेल मिलेगी स्क्वायर में मिल जाएगी, कभी पेंटागन में मिल जाएगी, कभी हेक्सागन में मिल जाएगी, कभी किसी उसका शेप ही नहीं मिलेगा। तो सेल को हम डिफाइन नहीं कर सकते किस आकार की हो सकती है। बायोलॉजी में और किसी में डिफाइन करोगे, वेरी गुड, लेकिन यहां पर नहीं कर पाओगे। तो सेल का मतलब क्या है? सेल एक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल या मल्टीगोनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम उसको। उसके अंदर वेरियस ऑर्गेनिज्म होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, कौन कौन से होंगे वो सब सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं, इसमें सामने दिख रहा है मुझे टीवी पर, कि सर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, सर उसके अंदर गोल्गी ऑपरेटस हो सकता है, सर उसके अंदर राइबोसोम हो सकता है, सर उसके अंदर प्लास्टिड हो सकता है, सर उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है। वो बच्चा बोल रहा है कि सर न्यूक्लियस भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो सेल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें चीजों को समझना होगा कि सेल आखिरकार है क्या, सेल में क्या पाया जा रहा है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, और तुम्हारी क्लास की जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारी किताब में ये बातें लिखी गई हैं कि सेल जो है उसको सबसे पहले 1665 में, बात नोट करो, ध्यान रखो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। 1665 में एक रॉबर्ट हुक आया, और रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क सेल में माइक्रोस्कोप के थ्रू एक स्ट्रक्चर देखा, और उसके मुंह से निकला दैट इज सेल। तो एक क्वेश्चन यही बन गया कि डिस्कवरी ऑफ द सेल किसने की? तो सेल का डिस्कवरर कौन था? तो सेल का डिस्कवरर था रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 में किया। गॉट इट? सेल का डिस्कवरर कौन था? रॉबर्ट हुक था। कब किया? 1665 में किया। और कहां किया? कॉर्क सेल में किया। एक पॉइंट तो ये आ गया। अब एक बच्चा क्वेश्चन अराइव कर रहा है लाइव में, कमेंट बॉक्स में क्या कर रहा है? हाँ भाई, क्या देख लें जरा। हाँ सर, लाइव सेल। तो लाइव सेल किसने डिस्कवर्ड की? लाइव सेल लिवेनहॉक ने डिस्कवर्ड की थी।
कहां पर? बारिश की बूंदों में। अब बारिश की बूंदों में लाइव सेल, हाँ BGA ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी थी, उसमें एक लाइव सेल का उसने ऑब्जर्वेशन किया। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम अपनी सेल के बारे में आते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर्ड की, दैट वाज डेड सेल। किसमें खोजी? कॉर्क में खोजी। इतनी बात समझ में आती? कब खोजी बेटा? 1665 में खोजी। अब अपनी बात पे आ जाते हैं, अपनी बात को देखते हैं जरा। देखो, तो हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या है? सेल है। सेल के बाद भी क्या कौन सी हो सकती है? यूनिसेलुलर हो सकती है। फिर कौन हो सकती है? मल्टी सेलुलर हो सकती है। फिर क्या हो सकता है? सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मतलब उसके ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हम बातें करेंगे। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उनका काम क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम तुमसे बात करेंगे। क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछेगा क्लास में? एग्जाम में पूछेगा कि सेल का स्ट्रक्चर बना दो बेटा, तो तुम सेल का स्ट्रक्चर बना के आ जाओगे। फिर तुमसे पूछेगा कि गिव द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के सारे मेंबर तुम बता देना, जैसे अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, पैरामीशियम हो गया। हाइड्रा को भी ले लेना, हाइड्रा को ले लेना लेकिन लेना नहीं है, हाइड्रा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब चीजें ले सकते हो। मल्टी सेलुलर में तुम कुछ भी ले लेना, मल्टी सेलुलर में तुम कुछ भी ले लो, स्कॉर्पियन ले लो, ब्लड सेल ले लो, ह्यूमन की कोई भी सेल ले लो, कुछ भी उठा करके ले लो, वो सब मल्टी सेलुलर में आती है। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करा, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आप क्या देखने जा रहे हो? अल्ट्रा स्ट्रक्चर में उसके ऑर्गेनिज्म देखने जा रहे हो। ऑर्गेनिज्म मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, राइबोसोम मिल गया, लाइसोसोम मिल गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल गया, गोल्गी अपरेटस मिल गया, और भी बहुत सारे मिल गए, न्यूक्लियस मिल गया, वैक्यूल मिल गई, फैट बॉडी मिल गई, वाटर बॉडी मिल गई। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इनके फंक्शन को जानेंगे कि इनका फंक्शन आखिरकार करता क्या है, ये काम कैसे करती हैं और हमारी बॉडी को सर्वाइव कैसे कराती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम यहां पर सेल में जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि हिस्ट्री ऑफ सेल। तो हिस्ट्री ऑफ सेल में मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। देखो लिखा होगा यहां पर, एनसीईआरटी की लाइन है, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है, इन अ कॉर्क सेल बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो लिखा है, नहीं लिखा है? दिख रहा है ना? नहीं लिख रहा, दिख रहा है? अरे दिख रहा होगा, लिखा है तो दिखेगा। In 1665, Robert Hooke observed a cell in a cork slice with the help of primitive microscope। तो आपको यहां पर लिखना है, पहला ही क्वेश्चन आया कि डिस्कवरर ऑफ द सेल कौन है? डिस्कवरर ऑफ द सेल इज द नेम ऑफ रॉबर्ट हुक इन 1665 इन अ कॉर्क सेल बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। खत्म, एक नंबर का क्वेश्चन डन, ठीक है। ही सॉ, क्या सॉ? Cork reassemble the structure, honeycomb structure of many little compartment, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट में नाम बटे थे और उनका कोई शेप नहीं था। अब चूंकि हनीकॉम्ब का नाम लिया ना, तो हनीकॉम्ब के जब स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो वो हेक्सागोनिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये हेक्सागोनल भी हो सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक was observed, क्या observed a many little compartment honeycomb like chamber like structures, so Hooke called these boxes cell। और सेल का मतलब होता है एक छोटा सा रूम, जो मैंने अभी आपको बताया था, हाँ या ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहां से एक नंबर में बनेगा। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे पूछेगा डिस्कवरर ऑफ सेल कौन है, तो डिस्कवरर ऑफ सेल आप लिख देंगे रॉबर्ट हुक, खत्म हो गया। 2 नंबर में पूछेगा कि हु वाज द डिस्कवरर ऑफ द सेल एंड हाउ, तो आप लिखोगे रॉबर्ट हुक वाज द डिस्कवरर ऑफ द सेल इन 1665। ही ऑब्जर्व अ कॉर्क सेल, ही बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही फाइंड मैनी हेक्सागोनिकल कंपार्टमेंट, क्या बोलते हैं, हनी बी चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, एंड ही कॉल्ड दीज स्ट्रक्चर एज अ सेल। तो सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब है एक छोटा सा रूम। ये 2 नंबर में बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बगैर किसी देरी के। और एक चीज और जानते हैं हम, किस चैप्टर का नाम भी क्या है? चैप्टर का नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसका मतलब क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो लिखा है, ये बात नहीं लिखा है, शेप दिखाते हैं तुमको, एक से दिखाना पड़ेगा, छोटा सा यही बना लेते हैं, इसी से काम चल जाएगा। ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो।
द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन बना, यहां से एक क्वेश्चन ये बना, एक नंबर का मैं क्वेश्चन लिखता हूं, चलता हूं, एक क्वेश्चन ये बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना, क्या कि सेल इज द हु इज द व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आंसर इज द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक ये बन गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इससे रिलेटेड और डिस्कवरी। जब बेटा सेल डिस्कवर हो गई है तो इसके आगे की कहानी को जरा समझने देते हैं। तो आगे की कहानी ये कह रही है तुमसे, क्या कह रही है बाबू, देखो बच्चों क्या कह रही है कि इन 1838 दो साइंटिस्ट वर केम। कौन कौन से? एक आया स्लीडन और दूसरा आया स्वान। ये देखो नाम याद रखना, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन स्वान ने क्या किया? स्लीडन स्वान ने एक थ्योरी दे दी। कौन सी थ्योरी दे दी? सेल थ्योरी। तो क्वेश्चन पूछेगा हु प्रपोज द सेल थ्योरी, तो आंसर विल बी द स्लीडन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी इन 1838। अब 1838 तुम याद रखो नहीं याद रखो डज नॉट मैटर, बट स्लीडन एंड स्वान वाज प्रपोज द सेल थ्योरी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन ये बना छोटा सा, ठीक है, क्या कि स्लीडन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी, स्लीडन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी, ओके। एंड अब उसके बाद और लोग आते गए, तो उसमें एक और साइंटिस्ट आया। कब आया? 1858 में आया। 1858 में आया तो इसने क्या नाम था इनका? एडोल्फ विर्को। क्या नाम था? एडोल्फ विर्को। एडोल्फ विर्को ने एक इसी थ्योरी को थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया और इसको क्या नाम दे दिया? सेल थ्योरी। तो क्वेश्चन बेसिक सा बनता है कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, आंसर विल बी द स्लीडन एंड स्वान। एडोल्फ विर्को ने क्या किया? एडोल्फ विर्को ने इस थ्योरी को थोड़ा सा अपडेट कर दिया। क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। अब जैसे तुम अपडेट करते हो कैसे? अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कैसे? अरे भाई तुम मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में आ जाता है ना क्या वो अपडेट रिक्वायर। ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, तो इसमें तुम देखते हो ना कि ये अपडेट पुराना हो गया है, तो इसको क्या कर लेते हो? अपडेट कर लेते हो। तो अपडेट करने का मतलब क्या? कुछ जो नए फीचर जो एक्स्ट्रा ऐड ऑन किए गए हैं उसको क्या कर दिया? इसमें तुमने डाल दिया। जब तुमने इसमें डाल दिया तो वो क्या हो गया? फीचर ऐड ऑन हो गए, और ऐड ऑन हो गए तो फोन आपका, मोबाइल क्या हो गया आपका? अपडेट हो गया। इज इट गुड? गॉट इट, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब सेल थ्योरी के रूल क्या थे? सेल थ्योरी में बताया कि भाई सेल थ्योरी तुमने जान ली कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लीडन एंड स्वान, और बाद में एक और अंकल जी आ गए थे, क्या नाम था? एडोल्फ विर्को। एडोल्फ विर्को ने उस थ्योरी को अपडेट कर दिया था, तो एडोल्फ विर्को की थ्योरी बन गई थी वो भी। तो उसमें पॉइंट क्या क्या थे? सेल थ्योरी आखिरकार कहती क्या क्या है, ये तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो तुमसे सेल थ्योरी क्या कह रही है? सेल थ्योरी कह रही है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो सारी सेल हैं उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ एक ही सेल है। ये एडोल्फ विर्को की थ्योरी है। एडोल्फ विर्को ने एक्चुअल में कहा ओमिनिस सेलुला ए सेलुला, ओमिनिस सेलुला ए सेलुला कहा। तो सेल इज द ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये एडोल्फ विर्को ने बोली थी, ये एडोल्फ विर्को ने कही बात ये वाली, मैं यहां पर लिख देता हूं एडोल्फ विर्को। अब सेल आर वेरी इन नंबर, सेल बहुत सारी होती हैं, सेल बहुत सारी नंबर में होती हैं और होती भी हैं। तो सेल्फ वेरी एग्जाम्पल में सिंगल सेल। अब तुमसे देखो क्वेश्चन पूछा ना सिंगल सेल बताओ बाबू कौन सी है, तो सिंगल सेल तुम क्या नाम बताओगे? अमीबा बता देना। फ्यू सेल्ड स्पाइरोगाइरा, भाई अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, स्पाइरोगाइरा है, एल्गी है, ये सब क्या है? छोटी छोटी यूनिसेलुलर में आती हैं। अब मल्टी सेलुलर की तरफ जाओगे तो मल्टी सेलुलर में ह्यूमन में चले जाओ, तो ह्यूमन में कौन सी ले लो? ह्यूमन में अरे ब्लड सेल ले लो, नहीं ले सकते हो? हाँ वो देखिए शोले पिक्चर, बसंती मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून नहीं पीना है भाई, खून के अंदर सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सारी सेल्स कैसी होती हैं? मल्टी लेवल होती हैं। जब तुम और आगे हायर क्लासेस में जाओगे पढ़ने के लिए तो तुमको पूरा ब्लड का एक चैप्टर मिलेगा। अरे हायर क्लासेस छोड़ दो भाई, 11th क्लास में जाओगे जब तुम, तब 11th क्लास में जाओगे तो तुमको एक पूरा ब्लड का एक बड़ा सा, खूब बड़ा सा चैप्टर मिलने वाला है, जहां पर तुम ब्लड से संबंधित सारी बातों को पढ़ पाओगे, उनको समझ पाओगे और उनको ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि आखिरकार ये ब्लड कर क्या रहा है हमारी बॉडी में। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं तुमको,
तुमको तुम्हारी मम्मी का ब्लड ग्रुप अगर पता है और तुम्हारे पापा का ब्लड ग्रुप पता है तो तुम अपना और अपने ब्रदर और सिस्टर्स का एक ब्लड ग्रुप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वाला ब्लड ग्रुप हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम उतना पढ़ो जितना तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। चलो, तो मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग, दे आर वेरी इन साइज, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट, बिल्कुल सही बात है। नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो तुम बताओगे सबसे छोटी सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, वो बैक्टीरिया की सेल होती है, और सबसे बड़ी कौन सी सेल होती है, वो होती है ऑस्ट्रिच का अंडा। सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, तो सबसे लंबी सेल का नाम लिखोगे नर्व सेल, ह्यूमन की नर्व सेल लिखोगे। इनके शेप अलग अलग हो सकते हैं, अब बहुत सारे शेप हो सकते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कुछ सेल के शेप दिए हुए हैं, दिख रहे हैं तुमको। इन सेल के शेप में क्या क्या है, देखो एक स्मूथ मसल्स का नाम दिया है, ठीक है, एक स्मूथ मसल्स का नाम दिया है, एक ब्लड सेल्स तुम्हारे सामने घूम रही हैं, ठीक है, एक नर्व सेल, देखो मैंने बताया था नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट नर्व सेल का एग्जांपल है बेटा, लॉन्गेस्ट नर्व सेल है ये, लॉन्गेस्ट है। फिर फैट सेल दे दिया, बोन सेल है। ब्लड सेल में भी तुम आ जाओगे तो ब्लड सेल में तुम्हारे पास आरबीसी आ गई बाबू, डब्ल्यूबीसी आ गई, और कौन आ गई, प्लेटलेट आ गई। इसके अलावा बोन सेल है, बोन सेल में ऑस्टियोक्लास्ट है ना। जब तुम बोन पढ़ोगे तो तुमको खुद ही पता चलेगा, अभी नहीं इतना ज्यादा प्रेशर डालना है, छोटे हो, छोटा दिमाग है, अभी ज्यादा नहीं, तुम उतना ही पढ़ो जितना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पर्म सेल है, ओवम सेल है, ये स्पर्म सेल, ओवम सेल, ये सारी चीजें तुमको मिलने वाली हैं अभी आने वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, भाई यूनि का मतलब क्या है, एक, सेलुलर का मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म का मतलब पार्ट। तो एक सेल, तो क्या बोल रहा है, एक सेल से बना हुआ क्या कहलाया, यूनिसेलुलर कहलाया। बहुत सारी सेल से बना हुआ मल्टी सेलुलर कहलाया। अच्छा पेन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बदल देते हैं। अब दिखा, एक सेल से बना, पहले जान लेते हैं यूनिसेलुलर के फीचर क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में आप लिखेंगे मेड अप ऑफ वन सेल, नो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सेल डिवीजन नहीं होता है, ध्यान रखना। अ सिंगल सेल पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, एक ही सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। लाइफ स्पैन इनका बहुत छोटा होता है, जिंदगी बहुत छोटी होती है। एग्जाम्पल अमीबा ले लो बेटा, पैरामीशियम ले लो, ठीक है, यूग्लिना ले लो, क्लेमाइडामोनास ले लो, स्पाइरोगायरा ले लो, ये सारी क्या है, बैक्टीरिया ले लो, ये सारे यूनिसेलुलर की एग्जांपल्स हैं। जबकि मल्टी सेलुलर में जब तुम आओगे तो मल्टी सेलुलर में तुम्हें मिलेगा ये बहुत सारी सेल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है, स्पेसिफिक एक ही फंक्शन काम करेगा। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। अब तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं हम कि भाई ये जर्म सेल क्या होता है, बताओ। आंसर इसी स्लाइड में है। जर्म सेल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इससे और इससे, सॉरी इससे। जर्म सेल का मतलब होता है स्पर्म और ओवा, इसके अलावा कोई भी जर्म सेल नहीं होती है, ये बात ध्यान रखोगे। लाइफ स्पैन इनकी लंबी होती है, एग्जाम्पल में फंगाई ले लो, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, ये सारे सारे एग्जाम्पल्स तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं आई, नोट कर लो ये। हाँ भाई, नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बगैर किसी देरी के। अच्छा ये कौन है भैया, ये तो एनिमल सेल है। अब तुमको देखो, सेल का मतलब हो गया, दो तरह की सेल हो गई आपके पास, कौन कौन सी, एक बेटा प्लांट में पाई जाती है और एक पाई जाती है एनिमल में। तो सेल के कई सारे मतलब निकल रहे हैं। अब यहाँ मतलब सिर्फ दो ही हैं, बायोलॉजी में दो मतलब है, बाकी दुनिया का हमें कोई मतलब नहीं है अभी कि फिजिक्स में तुम क्या पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में तुम कौन सी सेल पढ़ रहे हो। बायोलॉजी में प्लांट अलग है, एनिमल अलग है। तो प्लांट में प्लांट वाली सेल पाई जाएगी, एनिमल में एनिमल वाली सेल पाई जाएगी। तो अब देखो ये एनिमल सेल मैंने एक एग्जांपल बना के तुमको दिया। मैं तुमको यहाँ सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देता हूँ कि सेल के अंदर आखिरकार क्या क्या होगा। तो सेल के अंदर भाई दो तीन चीजें होंगी। क्या क्या होगा, सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म होगा। ये क्या है,
ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म का मतलब इसके साइड में भरा हुआ मटेरियल लिक्विड साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ध्यान दो, क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, और इसकी एक लेयर होगी, एक क्या होगी? लेयर होगी। इस लेयर का नाम यहां पर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल। तो इसका नाम ले लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म, अब सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी बच्चों। क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? मैं लिख देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा गोल्गी अपरेटस हो सकता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं गोल्गी बॉडी बोलते हैं। इसके अलावा राइबोसोम हो सकता है बच्चों, राइबोसोम के अलावा लाइसोसोम हो सकता है, लाइसोसोम के अलावा क्या होगा? हाँ, न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के साथ साथ और क्या होगा? न्यूक्लियस के साथ साथ सेंट्रियोल भी हो सकता है, सेंट्रियोल भी हो सकता है। ये बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गन हो सकते हैं और होते भी हैं। अच्छा, तो फिर प्लांट और एनिमल में अंतर क्या है? सेल में भाई कुछ अंतर होता है। देखो, कुछ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो होते हैं कॉमन, और कुछ प्लांट सेल में पाए जाएंगे, तो भी प्लांट सेल में पाए जा रहे हैं, और कुछ एनिमल सेल में पाए जा रहे हैं। ये अंतर है, ठीक है। तो एनिमल सेल मैंने तुमको यहां बना के दिखाई है। तो एनिमल सेल में तुम देखो क्या क्या चीजें तुमको देखने को मिल रही है इसके थ्रू। देखो, ये देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें? हाँ, दिख रहा है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई पड़ी, सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हाँ या ना? है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखो लिक्विड जैसा कुछ भरा होगा, उसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे होंगे। कहीं दिख रहा है साइटोप्लाज्म इसमें तुम्हें? जी हाँ, दिख गया है। ये देखो साइटोप्लाज्म दिखा। अब हमने क्या लिखा है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, तो तुम्हें कहीं माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। फिर गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, कहीं दिख रहा है गोल्गी अपरेटस? नहीं लिखा है, बाद में लिख देगा वो। गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बात तुम ध्यान रखो। अब तुमसे ये कहे क्वेश्चन में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड लेबलिंग इट, तब तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे? तुम एक स्ट्रक्चर बना दो फट से। मैं बनाऊं क्या? चलो मैं बना देता हूं। ये देखो मैं बना देता हूं। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड लेबल इट। क्वेश्चन है ये, क्या है? ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड लेबल इट, लेबल इट, ठीक, ये है। तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, चूंकि मुझे पता है और आपको पता है सेल का कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, तो एक मैं अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लेता हूं फटाक से। ये देखो बना दिया। अब एक इसमें फट से लेयर खींच देता हूं। ये देखो, ये बना, तेजी से बनाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बन गया। अब इसके अंदर के पार्ट आ जाओ जल्दी से। तो एक तो ये ऐसे इसमें दिखा दो, वैक्यूल दिखा दो बाबू, वैक्यूल दिखा दिया। अब क्या करो तुम? अब इसके अंदर न्यूक्लियस दिखा दो। ये न्यूक्लियस तुमने दिखा दिया। बनाते रहो, देखते चलो, समझने की कोशिश करते रहो। अब यहीं पर ही सबका नाम भी लिखते चलते हैं, जल्दी जल्दी सब होता चला जाएगा। ये हमने क्या बना दिया बेटा? अब तुमसे ये नहीं कहेगा कि इसका बिल्कुल एम.एफ. हुसैन वाली पेंटिंग बनाओ। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग नहीं बनानी है तुम्हें। वहां जाकर के तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल का स्ट्रक्चर बनाओ, उसके ऑर्गेनेल्स के नाम लिखो। तो बस हम सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑर्गन के नाम लिख रहे हैं। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग थोड़े बनाने जा रहे हैं कि उसमें ये वाला हिस्सा गड़बड़ हो गया, ये वाला हिस्सा ज्यादा मोटा हो गया, वो वाला ज्यादा पतला हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये कौन हो गया बेटा? ये हो गई वैक्यूल। ये कौन हो गया बेटा? ये हो गया आपका न्यूक्लियस। अब यहीं पर ही दिखा दो, इसके साइड में ऐसे ऐसे करके दिखा दो। ये कौन हो गया? ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साइड में यहीं पर ही तुम दिखा दो ऐसे ऐसे करके गोल्गी बॉडी। नहीं समझे? सब समझ रहे हो? गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, यहां पर ऐसे ऐसे तुम दिखा दो, इसको बोल दो भाई ये राइबोसोम है, राइबोसोम है। इसके बाद यहां पर एक और ऐसे ऐसे दिखा दो इस तरह से, और इसको बोल दो क्या, इसको क्या बोल दोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया, राइबोसोम लिख दिया। अब इसको तुम दिखा दो साहब ये कौन है, ये है प्लास्टिड। खत्म, बन गई सेल, सॉल्व हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर आपके हाथ में। अब तुम्हारी राइटिंग अच्छी है तो तुमको पूरे मिल जाएंगे, राइटिंग अगर गड़बड़ है तो फिर पूरे नहीं मिलेंगे। एक चीज और दिखा दो, ये इसको क्या दिखा दो, इसको यहीं वैसे दिखा दो, ये है साहब न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक, ये हो गया, खत्म। क्या बचा? कुछ बचा? नहीं बचा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी प्लांट सेल, ये है क्या है हमारी प्लांट सेल, तुमको दिख रहा होगा। प्लांट सेल के अंदर चलोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही, मैं एक एक करके लिखता चलता हूं, तुम समझते चलना क्या क्या तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। देखो भैया, सबसे पहले तो तुम्हें यहां में क्या दिख रहा है, इसमें कुछ तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमें तो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम तो अपनी बात लिख लेंगे। हमें दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा दिख रहा है साइटोप्लाज्म, आपको भी दिख रहा होगा। तीसरा दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं दिख रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में और क्या दिख रहा है हमको? तो हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है, रेटिकुलम भी दिख रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ राइबोसोम भी दिख रहे हैं। ये सब सारी चीजें देखो हैं बेटा, हमको ऐसा नहीं है कि हम अलग से लिख दे रहे हैं, सब कुछ है। साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। अब चूंकि ये प्लांट सेल है इसलिए नहीं दिख रहा है। इसके अलावा प्लास्टिड दिख रहा होगा, प्लास्टिड तुमको नहीं दिख रहा होगा, इसमें तुमको दिख रहा होगा वो क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा। ठीक है, देखो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, नोट करो इतनी बातें, नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया भाई? चलो नोट कर लिया। गोल्गी एपरेटस तुमको प्लास्टिड दिख गया, क्लोरोप्लास्ट लिखा होगा। अच्छा, एक नाम और मैं भूल गया तुम्हारे लिए, गोल्गी बॉडी लिखा है। देखो ये सारी चीजें हैं कि नहीं है? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल इस तरह से तुम दिखा दोगे उसको, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व हमारी। ओके, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्वेश्चन मैं बनाते चल रहा हूं, क्वेश्चन तुमको सॉल्व करवाते चल रहा हूं। बाद में ये नहीं कहना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब तुम पढ़ोगे तो क्वेश्चन और ज्यादा सॉल्व होगा, और नहीं पढ़ोगे तो भाई सॉल्व क्वेश्चन नहीं होगा। और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। अगर देखो तुमने ये सोच लिया कि पढ़ लिख के क्या करना है, एक दिन तो सबको मरना है, और भूल से अगर पैदा हुए तो फिर नर्सरी से पढ़ना है, ये अगर सोच लिया तो पढ़ाई नहीं होगी। और तुमने ये सोच लिया कि पढ़ लिख करके ही सब कुछ करना है, तो बहुत कुछ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो तुमको पढ़ना तो पड़ेगा। अब कैसे पढ़ना है ये तुम डिसाइड करो, हमको कैसे पढ़ाना है वो हम डिसाइड कर रहे हैं, तुमको पढ़ना कैसे है ये तुम डिसाइड करोगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है एक सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो मैंने लिखा भी है यहां पर, सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले बताया था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब आओगे तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि सेल मेम्ब्रेन पाई कहां जाती थी? भैया सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है सेल के चारों तरफ। दिखाया था डायग्राम में? नहीं दिखाया था? ये देखो सेल मेम्ब्रेन दिख रही तुमको कहीं? नहीं दिख रही है? अरे भाई ये देखो, ये देखो, ये दिखी? नहीं दिख रही? पीले रंग से मैं बना रहा हूं, पीले रंग में ना ले, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, तुमको और अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ये देखो काले रंग से दिखाई पड़ रही है, दिखी? नहीं दिखी? ये कौन है? ये है सेल मेम्ब्रेन है। चलो आगे बढ़ते हैं।
सेल मेम्ब्रेन के आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सेल मेम्ब्रेन के जब आगे बढ़ोगे तो सेल मेम्ब्रेन, अब तुमको क्वेश्चन ये फिर से पूछेगा कि भैया सेल मेम्ब्रेन को खोजा किसने, तो तुम चुपचाप एक आंसर याद रखो, नगेली। हवेली से याद रखो, नगेली, ठीक है। तो नगेली एंड नगेली ने किसको खोज दिया, सेल मेम्ब्रेन को खोज दिया। अब इसका एक रिदम वो बना देते, राइम बना देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को नगेली ने हवेली में खोजा, बन गया। तो नगेली ने क्या किसको खोजा, सेल मेम्ब्रेन को कहां खोजा, हवेली में। कौन सी हवेली, अरे भाई सेल का जो स्ट्रक्चर बना है उसकी हवेली में खोजा था, और किसी की हवेली में नहीं खोजा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ गया, सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय नगेली। क्लियर, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ, नगेली ने क्या कर दिया, सेल स्ट्रक्चर को खोज दिया, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया जी एक साइंटिस्ट थे प्लावर, एक कोई साइंटिस्ट थे कौन, प्लावर। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक टर्म दे दिया, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन का मतलब समझ में आता है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऊपर से लेयर, ठीक है। अब तुम यही देखो, ये मान लो कोई बॉडी है, ये मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक हमने क्या लगा दिया, ये लेयर लग गई, तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। ऐसे समझ लो यार, तुमने कपड़े पहने, हम नहीं पहने हैं, बगैर कपड़े नहीं घूमोगे, तो ये हमारी क्या है, मेम्ब्रेन है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन है। तो एक भाई साहब आए, उनका नाम था प्लावर, और प्लावर ने क्या बोल दिया, प्लावर ने बोला कि नहीं साहब, इनको नाम बदल दो, इनका नाम कर दो प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा लेमा का मतलब प्लाज्मा के ऊपर रहने वाली लेयर, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा लेमा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। ये देखो मैंने तुमको बताया था, तुम कपड़े पहने हो तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग कर रही है ईच सेल की, कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। दूसरा क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे आओ। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल, सब में होती है। अरे भाई तुम्हारी स्किन क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेड़ के ऊपर छाल लगी है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये कैसी है, लिविंग है, पतली है, डेलिकेट इलास्टिक है, लचीली है, और परमिएबल भी है। ये परमिएबल का मतलब इसके अंदर से पानी इधर से उधर जा सकता है। इट्स सेपरेट कंटेंट सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडिया। ये आंसर बनेंगे। सेल मेम्ब्रेन का काम बताओ। अब सेल मेम्ब्रेन से तुमसे पूछेगा, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और किसने खोजा, हवेली नहीं, नगेली ने खोजा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा नाम दे दिया प्लावर ने, ठीक है। इनका काम समझ लो, इनका काम क्या है, ये आउटर कवर बनाएंगी, ठीक है। पहला काम क्या हुआ, आउटर कवर बनाएंगी। दूसरा, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होंगी। तीसरा, लिविंग होगी, पतली होगी, डेलिकेट होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है, और परमिएबल होगी, सेलेक्टिव परमिएबल होगी। ऐसा नहीं कि पानी की धार मार दी तो पानी के साथ बहती चली, अरे भाई कुछ देर तक काम करेगी, उसके बाद नहीं काम करेगी। और सेल के अंदर और बाहर के बीच में एक प्रोटेक्शन का लेयर काम करती है, जिसको कंटेंट सेल द सराउंडिंग मीडिया बोलते हैं। गॉट इट, नोट करो ये बातें जल्दी से, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये स्ट्रक्चर किस चीज का बना, ये स्ट्रक्चर अभी बताएंगे, तो परेशान मत हो, ये पहले नोट कर लो इतना। हाँ भाई नोट कर लिया, चलो नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने जान लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये डायग्राम किसका है ये मैं तुमको वही बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुको। क्यों, क्योंकि ये डायग्राम अभी तुम्हारे मतलब का है नहीं एक्चुअल में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब तुमसे पूछेगा तो तुमसे ये क्वेश्चन में तुमको क्लियर करेगा कि वो 2 नंबर में पूछ रहा है या 3 नंबर में पूछ रहा। अगर 2 नंबर में पूछे तो तुम भाई 4 ऑप्शन लिख देना। अगर 6 नंबर में पूछ ले तो भी तुमको 4 ही लिखने हैं, लेकिन डायग्राम अलग से बना देना। लेकिन तुम सिर्फ डायग्राम नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, 6 पॉइंट लिख देना, हो गया तुम्हारा आंसर, खत्म। फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर तुम देखोगे तो फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे फीचर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेगुलेट मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके इधर कुछ होगा, इधर अंदर साइटोप्लाज्म है, इधर बाहर है कुछ मटेरियल है। तो अब अंदर का मटेरियल बाहर अंदर वाला मटेरियल बाहर जा सकता है नहीं, लेकिन बाहर वाला मटेरियल थोड़ा बहुत अंदर आ सकता है। तो रेगुलेट करना, वही चीज बोल रहा है, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड, पहला पॉइंट। दूसरा, इट्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेट टू लो कंसंट्रेट विच इज नोन एज डिफ्यूजन।
अब बोलोगे कि सर डिफ्यूजन क्या होता है, तो भैया डिफ्यूजन का मतलब होता है कि गैस का मूवमेंट कहां से कहां, हाई डिफ्यूजन से लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। एग्जांपल बताऊं, तुम परफ्यूम लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, हाँ परफ्यूम लगा रहे हो, तो परफ्यूम में क्या है, बॉटल है, बॉटल के अंदर क्या है, गैस है, परफ्यूम है। अब तुम उसके अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, तुमने उसका बटन दबाया, तो गैस रिलीज हुई कि नहीं रिलीज हुई, हुई, तो ये क्या है, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो एक ये पॉइंट बना डिफ्यूजन का। दूसरा, वाटर ऑल्सो फॉलो द लॉ, क्या है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है भाई एक लेयर के थ्रू पानी का इधर उधर जाना आना, क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब बेसिकली ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सुनो ध्यान से। ऑस्मोसिस का मतलब, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेट टू हाई कंसंट्रेट, लो कंसंट्रेट टू हाई कंसंट्रेट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एग्जांपल ले लो चने का, चने को ले लो, पानी में भिगो के छोड़ दो, सुबह क्या हो जाएगा, फूल जाएगा कि नहीं, तो पानी क्या है, लो कंसंट्रेशन है, चना क्या है, हाई कंसंट्रेशन, पानी उसके अंदर घुस गया, किसके अंदर, तुम्हारे अंदर नहीं, चने के अंदर, चने के अंदर घुस गया तो चना फूल गया, तो ये क्या कहलाया, ऑस्मोसिस कहलाया। The flexibility of the cell membrane enable to cell engulf in food which is also known as endocytosis in amoeba। अब देखो ये इंडोसाइटोसिस क्या होता है, देखो भैया अमीबा कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, अमीबा जैसे, जो पूरी की पूरी सेल को ही इनगल्फ कर लेते हैं, डकार लेते हैं, खा लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। सेल वॉल की बात करें तो प्लांट में अनदर सेल वॉल रिजिड इज कॉल्ड सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, फंक्शन ऑफ द सेलुलोज तो देख लो, फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या क्या है बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पहली चीज तो सेल का शेप बनाएगी, दूसरा प्रोटेक्शन देगी, तीसरा मैकेनिकल इंजरी से बचा लेगी, चौथा क्या है, चौथा क्या, बहुत सारा चौथा हो गया, वो वाला चौथा नहीं बे, इधर वाला। पहला मेंटेन द शेप ऑफ सेल, दूसरा प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, प्रिवेंट द डिस्कासेशन, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्यू टू द रिजिड सेल वॉल that the aerial part of the plant are able to keep erect and expose their leaves to sunlight. तीसरा, cell wall permit the cell to stand with the dilute external media without bursting। ये हुआ पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अब बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने वाले भाई साहब का नाम था सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर निकोलसन ने क्या किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। देखो लिखा है यहां पर 1972 में सिंगर निकोलसन ने एक मॉडल दिया और मॉडल का नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनके हिसाब से क्या था कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट अ 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, 2 लेयर हैं जिसका क्या है, वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई हैं। तो फॉस्फोलिपिड की बनी, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझा देते हैं। फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी है और एक मोज़ेक सिस्टम में लगी। अब मोज़ेक समझते हो तुम? नहीं समझते हो? चेस खेलते हो? चेस, हाँ चेस खेलते हो, बिल्कुल। तो चेस में तुमने देखा होगा व्हाइट और ब्लैक चैम्बर होते हैं, याद करो। देखो बना के दिखाऊं क्या, बना के दिखाऊं? यहाँ से तो कोई शेप नहीं दिख रहा मुझे, 2D में देखूं क्या? अच्छा एक टेबल बना के देखूं क्या? हाँ यही देख लो, ये इंसर्ट, इसको ले आओ इधर। ये देखो, ये टेबल है, थोड़ी देर में मान लो ना, इसको ऐसे मान लो यार, क्या दिक्कत है। अब इसमें एक में कलर भर दो, कौन सा? ब्लैक। तो ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक और ये ब्लैक। अल्टरनेट में देखो ना, अल्टरनेट में देखते चलो। तो अरे चेस देखा ना, चेस, हाँ बस चेस में क्या है, काला सफेद काला सफेद काला सफेद काला सफेद ऐसे होता है ना। तो बस वही चीज यहाँ पर भी दिखाई जा रही है, तो उसको बोलते हैं मोज़ेक विजन बोलते हैं। और कोई बात इसमें अलग से मैंने नहीं बताई तुमको। क्लियर? हटा दो सेल को, हटा दो, हट जा भाई। अब भी कैसे हटेगा, ये तो हट भी नहीं रहा है।
चलो देखो, हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन मॉडल आ गया ये, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मॉडल आ गया। सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर निकोलसन ने दिया। सिंगर निकोलसन ने कहा कि भैया इसकी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और एक मोज़ेक विजन में सेट होते हैं, मोज़ेक विजन में सेट होते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैव देयर पोलर एंड, ठीक है, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, हैव देयर पोलर एंड, देखो नहीं लिखा है, हैव देयर पोलर एंड, ठीक है, और डायरेक्टेड टुवर्ड, क्या लिखा है, नॉन पोलर टेल पॉइंटिंग इनवर्ड। द प्रोटीन आर टू टाइप, दो टाइप की प्रोटीन है, एक पेरीफेरल में होती है और एक इंटीग्रल होती है। पेरीफेरल का मतलब चारों तरफ होती है, किनारे किनारे, और इंटीग्रल का मतलब होता है फंसी हुई। इंटीग्रल का मतलब बेसिकली जोड़ना होता है। मैथमेटिक्स तुम लोग पढ़ते हो, उसमें लिखते हैं dx/dy इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, इंटीग्रेट, ठीक है। The peripheral protein is located the superficially, while the integral protein are embedded the phospholipid matrix और मोनोलेयर इलास्टिसिटी, मैकेनिकल सपोर्ट और लिपिड मैट्रिक्स के लिए ये काम करती हैं। अब तुमको मैं डायग्राम दिखाता हूं, ये देखो डायग्राम आया तुम्हारे सामने जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा था। इस डायग्राम को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखो दो जो लेयर लगी हैं बेटा, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर लगी हैं, फॉस्फोलिपिड की लेयर है ये। अब फॉस्फोलिपिड के साथ साथ अब इसके जो चारों तरफ जो प्रोटीन पाई जा रही है उसको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। अब इसमें चारों तरफ कहीं तुमको दिख नहीं रहा होगा, तो ये जो एक्सट्रिंसिक करके लिखा है इसको मैंने लिखा है पेरीफेरल प्रोटीन, और जो बीच में फंसी है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन ये है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ऐसे स्ट्रक्चर तुम बना दोगे। ऊपर दिखाओगे लिपिड लेयर, एक अपर लिपिड लेयर, एक लोअर लिपिड लेयर, इसको दो लेयर है ना लिपिड की, तो इसलिए बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो इसमें जुड़ा हुआ है। और बीच में प्रोटीन एक दिखाओगे जिसको बोलोगे इंटीग्रल प्रोटीन, और एक साइड में प्रोटीन दिखा दोगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन, तुम करके बता दोगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई है? नहीं आई तो बताओ समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, यहां तक हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले भाई साहब का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। सेल को डिस्कवर करने वाले भाई साहब का नाम रॉबर्ट हुक। यहाँ पे ब्राउन भाई साहब, वहां पे हुक भाई साहब। तो हुक क्या कर रहे हैं? सेल को डिस्कवर करे। ब्राउन क्या करेंगे? न्यूक्लियस को डिस्कवर करेंगे। चलो आ जाओ जल्दी से। तो न्यूक्लियस को वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, देखो अब इसके बारे में समझ लो। न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट तो यही हुआ, इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूक्लियस तुम देख रहे हो, इसके चारों तरफ दो लेयर से बनी हुई एक लेयर पाई जा रही है। दो लेयर की बनी हुई एक लेयर है जिसको बोलना है न्यूक्लियर लेयर, या फिर इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पोर इनसाइड न्यूक्लियस एंड इट आउटसाइड टू साइटोप्लाज्म। अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है, बाहर की तरफ इनसाइड पोर बने हुए। न्यूक्लियस कंटेन, क्या क्या कंटेन होगा बेटा? क्रोमोसोम होगा। देखो कहीं दिख रहा है क्रोमोसोम? अरे भाई ये देखो इतना धागे जैसा ये फैला हुआ, ये क्या है? ये क्रोमोसोम तो है, इतना सारा क्रोमोसोम है। विच आर विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सेल अबाउट डिवाइडेड। तो जब सेल डिवाइड करेगी तभी तुमको ये क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे समझ लो, अभी क्रोमेटिन होते हैं इसके अंदर, ठीक। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भैया क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, तो तुम बताओगे क्रोमोसोम में डीएनए होता है और प्रोटीन होती है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी प्रोटीन होती है, तब तुम बता देना सर हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये बात कहीं लिखी नहीं है तुम्हारी किताब में, लेकिन मैंने तुमको बता दी, हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। जो डीएनए का जो कुछ पार्ट होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग द डीएनए प्रेजेंट पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन मटीरियल, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है? अरे भाई तुम्हारे ब्रेन का क्या काम है तुम्हारी बॉडी में?
ब्रेन इज द क्या सेंटर है कि नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से काम है इसका। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, डीएनए कंटेन द इंफॉर्मेशन, बिल्कुल इंफॉर्मेशन रखेगा। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या है, ये बीच में न्यूक्लियोलस रखा है, इसी का न्यूक्लियोइड है। देन सम ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन आर सेल में एंड पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच अंडर डिफाइन द न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये बात ध्यान रखने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गए हम लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम लोग देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है शॉर्टली इज कॉल्ड ईआर। ठीक है, अब देखो जरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे तो इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब दैट ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट इन ऑल यूकैरियोट। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो लगभग किसी हर सेल के पूरे साइटोप्लाज्म को कवर करते हैं। इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब ये रेटिकुलम जो है वो किसकी, द मेम्ब्रेन ऑफ दिस सिस्टम आर लिपोप्रोटीनिक इन नेचर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी बनी होगी, तो भाई तुम बताओगे लिपोप्रोटीन की बनी होगी, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्रोफाइल होती है इसका। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द ई आर मोस्ट प्रोमिनेंट यंग एंड डिवाइडिंग सेल एज कंपेयर टू ओल्ड, और एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में। तो एक क्वेश्चन ये बना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इस बार के 26 के एग्जाम में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर प्रेजेंट होती है और कहां पे एब्सेंट होती है। तो जब तुम बात करोगे तो तुम याद रखो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में होती हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होती है, मतलब नहीं होती है। इज इट? एनसीईआरटी का मतलब है भगवान। अगर उसने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। अगर एनसीईआरटी लिखे कि हाथी सफेद रंग का होता है, बिल्कुल सफेद रंग का होता है, उससे बहस ही नहीं करनी है तुमको। एनसीईआरटी के बारे में तुमसे किसी का कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं चाहिए। अगर एनसीईआरटी में लिखा है कि साहब हाथी सफेद रंग का होता है, बिल्कुल सर होता है, बिल्कुल हमने देखा भी है। ठीक है, कि कोई आर्गुमेंट नहीं करना, भले ही कोई तुमसे कुछ भी कहता रहे कि नहीं नहीं हाथी काला होता है। अरे हाथी नहीं काला होता है, एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी का लिखा गलत नहीं है। एनसीईआरटी मतलब गीता, भगवान। एनसीईआरटी में लिखा हाथी काला है, हाथी सफेद है, तो हाथी सफेद है, खत्म हो गया यहां से। तो उससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करना है। तो एनसीईआरटी ने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, मतलब एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, खत्म यहां से बात। ठीक है, अब तुम आर्ग्यूमेंट करोगे तो प्रॉब्लम है, तुम्हारा ही नुकसान है, एनसीईआरटी का कोई नुकसान नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है बेटा, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या है, देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का मतलब यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर किसी प्रकार का कोई भी राइबोसोम का मॉलिक्यूल नहीं पाया जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रफ। गॉट इट? फंक्शन क्या है भैया? फंक्शन सबसे पहला तो सपोर्ट कर देगा। कैसा सपोर्ट करेगा? स्केलेटल का करेगा, फ्रेमवर्क ऑफ द सेल बनाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भेजेगा, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सचेंज मटेरियल का करेगा। ठीक है, ऑर्गन्स को लोकलाइज, मतलब ऑर्गन्स जो भी होंगे उसको सब सेट करेगा, लोकलाइजेशन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सरफेस दे देगा, डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा सेल का। तुम सोच देखते हो ना कि डिटॉक्स करो बॉडी, डिटॉक्स करो, अरे कैसे डिटॉक्स करो, मतलब धुलो, मतलब साफ करो बॉडी को। तो प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिवर से क्या करेगा, डिटॉक्सिफाइड करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स करेगा। और एसईआर जो स्मूथ राइबोसोम्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो गाल्गी अपरेटस प्रोड्यूस करेंगे, लाइसोसोम प्रोड्यूस करेंगे, और क्या प्रोड्यूस कर देगा, वैक्यूल प्रोड्यूस कर देगा। ये इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो तुम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तुम देख लो। अरे भैया जिसके ऊपर दाने दाने दिख रहे हैं वो है राइबोसोम, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर दाने नहीं दिख रहे हैं वो हो गया स्मूथ, ये स्मूथ वाली हो गई, इसको SER बोलते हैं। उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, तुमने पढ़ लिया, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब कौन है ये है गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी अपरेटस को खोजने वाले थे भाई साहब का नाम कैमिलो गोल्गी, याद रखना। तुम्हारी किताब में नहीं लिखा है बट थोड़ा बहुत जान लो ना, क्या दिक्कत है यार जानने से, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी क्या है? गोल्गी बॉडी भी प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है, पहली लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, तो तुम उसको फॉलो कर लेना। गोल्गी बॉडी इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल्स, गोल्गी बॉडी फाउंड इन यूकैरियोट सेल एक्सेप्ट देन आरबीसी। अब ये एक क्वेश्चन बन गया तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि आरबीसी में क्या गोल्गी बॉडी होती है? तुम बताओगे नहीं होती है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि साहब वो तो यूकैरियोट है। हाँ, तो एक्सेप्शन है बेटा, ये क्या है? एक्सेप्शन है, तो तुम ध्यान रखना एक्सेप्शन है ये, याद रखना ये बात। कैमिलो गोल्गी ने इसको खोज लिया, जूलॉजिस्ट थे, गोल्गी बॉडी खोजा कहां? नेटवर्क ऑफ नर्व सेल इन बार्न आउल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखो, इट इज कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी अपरेटस और डिक्टियोसोम इन प्लांट, डिक्टियोसोम इन प्लांट मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। गोल्गी बॉडीज आर इंटरकनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल। फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी ऑपरेटर्स इज सिक्रीशन, सिक्रीशन करेगा। अब किसका सिक्रीशन करेगा देखते हैं। द प्रोड्यूस वैक्यूल और सिक्रीशन वेसिकल विच कंटेन द सेलुलर सिक्रीशन लाइक एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज। मतलब ये सिक्रीशन कर रहा है किसका बेटा कर रहा है प्रोटीन का कर रहा होगा, एंजाइम का कर रहा होगा, ठीक है, और किसका कर रहा होगा? सेलुलोज वगैरह का भी कर रहा होगा। Golgi apparatus also involved in the synthesis of the cell wall, plasma membrane and the lysosome। ये बात ध्यान रखना है। अब लाइसोसोम्स के बारे में तुमको एक चीज हम बता दें, सॉरी गोल्गी बॉडी के बारे में बता दें। गोल्गी बॉडी के बारे में तुमने देखा कि भाई प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, बिल्कुल होता है। यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। तो प्रोकैरियोट में ऐसा, सॉरी हाँ, यूकैरियोट में क्या लिखा है? यूकैरियोट लिखा है ना, हाँ, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में आरबीसी में होता है, नहीं होता है, एक्सेप्शन है ना, इसलिए नहीं होता है, ठीक। चलो, ये तुमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब तुमसे इतनी क्लास में नहीं पूछेगा स्ट्रक्चर बताओ, ये बताओ, नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स जो हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको कुछ बोलते हैं, हाँ, इनको सुसाइडल बैग बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब ये सुसाइडल बैग जो है बड़े काम के हैं। इसको डिस्कवर करने वाले भाई साहब का नाम था डी डुवे। क्या नाम था? डी डुवे, नहीं लिखा है, लिख दिया, डी डुवे। Lysosomes generally found in cytoplasm of animal cells. Lysosomes exhibited polymorphism, मतलब अपना रूप ये नहीं दिखाते हैं, जैसे हैं वैसे रहेंगे। Lysosomes was introduced by D. Dewey। देखो आ गया बात, आ गई बात कि नहीं आ गई? This is lysosomes is also called suicidal bag. It is also called demolition squad, scavenger, cellular housekeeper और सुसाइडल बैग। आ गया? बिल्कुल। सुसाइडल बैग आर सिंपल टिनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर are distributed in the cytoplasm. Lysosomes is small vesicles surrounded by the single membrane contain the powerful enzyme. Function देखते हैं, lysosomes serve as an intercellular digestive enzyme, hence it is called digestive bag, and lysosomes also remove the worn out and the poorly working cellular organelles by the digesting them, making for their new replacement। ये आंसर बनेगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ें बगैर किसी देरी के, जल्दी जल्दी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तुमसे बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पावर जनरेट करती है ना? क्या करती है? पावर जनरेट करती है। चलो बताते हैं कैसे बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब पहला चीज सुन लो, इसको डिस्कवर किसने किया? इसको डिस्कवर करने वाले भाई साहब का नाम था सी बेंडा, चार्ल्स बेंडा। चार्ल्स बेंडा नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स और कॉल्ड क्रिस्टी
अब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब तुमको चीजें समझ में आएंगी, ऐसे नहीं समझ में आएंगी। तो स्ट्रक्चर हम एक बना देते हैं तुम्हारे लिए, यहीं पर ही बना देते हैं। ये ओहो गड़बड़ हो गया, चलो ऐसे समझ लो। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के हिसाब से हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का लेबलिंग कर लो फटाफट जल्दी जल्दी से बगैर किसी देरी के। भाई साहब ये हो गई मेम्ब्रेन, है ना, तो इसको मेम्ब्रेन ही लिख देते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखेंगे, मेम्ब्रेन लिख देते हैं। ये जो तुम फिंगर लाइक जो फिंगर लाइक उभार देख रहे हो, ये देख रहे हो ना फिंगर लाइक उभार, इनको हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो वो लिखा भी होगा कहीं, inner membrane folds are called cristae. These folding are tubular and called microvilli. तो ये क्रिस्टी का है, बट ये फोल्ड जो बन करके इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं माइक्रोविलाई बोल देते हैं, कॉल्ड माइक्रोविलाई। मतलब माइक्रोविलाई का मतलब बहुत छोटे छोटे उभार होते हैं, बेसिकली इनका नाम क्रिस्टी ही होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर मैं तुमको दिखा रहा हूं क्रिस्टी का, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर F1 पार्टिकल और द ऑक्सीसोम टेनिस रैकेट लाइक बॉडी स्ट्रक्चर इनर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन एंड द फॉस्फोराइलेशन। ये जो स्ट्रक्चर मैंने जो तुमको दिखाया है बना करके, ये है एक्चुअल में ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम है, इसको F1 पार्टिकल भी बोलते हैं या कप्पा पार्टिकल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है क्रिस्टी के ऊपर। ये कहां पाया जाता है बेटा? ये क्रिस्टी के ऊपर पाया जाता है, और इस क्रिस्टी के ऊपर पाया जा रहा है तो F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। इनका काम क्या है बेटा? ये ऑक्सीडेशन काम करते हैं और फॉस्फोराइलेशन का। अब क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया, अब क्रेब्स साइकिल क्या है ये तो तुमको अभी नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे, लेकिन अभी जान लो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। जब तुम हायर क्लासेस में चलोगे तो तुमको बताएंगे, ठीक है। ईच पार्टिकल मेड अप ऑफ बेस, स्टक एंड हेड। तो ये हो गया बेटा बेस, ये हो गया स्टक, ये हो गया इसका हेड। क्लियर? डाउट खत्म? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, भैया फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं भैया? अभी पावर हाउस ऑफ द सेल है ना, तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दिया तुमने, पहला पॉइंट। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल है तो फिर ये कैसे पावर बनाएगा? तो तुमको पता है कि भैया पावर का मतलब बायोलॉजी में एटीपी से होता है, तो ये एटीपी बनाएगा। एटीपी का पूरा नाम याद रखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज अ सेलुलर एक्सप्रेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हॉगबूम। बूम से बोल गया तो हॉगबूम को बूम से याद रख लो। तुम बूम बम में मत याद रखो यार, बस तुम इतना याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और एटीपी के फॉर्म में पावर को बनाता है, ठीक है। कहाँ? इसके अंदर कुछ इनर फोल्ड्स पाए जाते हैं, इनर फोल्ड्स को क्रिस्टी बोलते हैं। इन क्रिस्टी पे बैडमिंटन रैकेट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल बोलते हैं, कप्पा पार्टिकल बोलते हैं या ऑक्सीसोम बोलते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी इधर उधर की बूम बूम नहीं याद रखना है। पता चला तुम बूम बूम बूमर करने लगो, हटाओ उसको। प्लास्टिड आ जाओ। प्लास्टिड का मतलब होता है बेटा क्लोरोफिल से, क्लोरोप्लास्ट से, और ये सिर्फ प्लांट में मिलेगा, एनिमल में नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। प्लांट की बात करें तो प्लास्टिड ऑर्गेनेल वो क्या है? इनक्लोज डबल मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल प्लांट। पहला अर्नेस्ट हैकल ने इसका नाम दिया क्या? प्लास्टिड नाम दिया, और प्लास्टिड एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। प्लास्टिड अकर मोस्ट प्लांट और एब्सेंट इन एनिमल, ये बात भी ध्यान रखो, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना हो गई। प्लास्टिड सेल्फ रिप्लेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव पावर टू डिवाइड। सिम्पसर ने प्लास्टिड को 3 पार्ट में बांट दिया, कौन कौन सा? क्रोमोप्लास्ट जिसमें कलर प्लास्टिड होंगे, बैगन, टमाटर, ये सब क्या है? हरा पीला नीले रंग का है, हरा रंग नहीं है, बाकी सब रंग है।
तो क्रोमोप्लास्ट हो गया। अब तुमसे कोई पूछे कि भैया कि हरी मिर्ची लाल क्यों हो जाती है, तो तुम आंसर बताओगे क्लोरोप्लास्ट हैज बीन चेंज्ड इनटू क्रोमोप्लास्ट, दैट इज व्हाई द ग्रीन चिली हैज टर्न इनटू रेड। गॉट इट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब कलर, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब कलरलेस, प्लास्टिड मतलब आलू। आलू में कौन सा रंग होता है, बोलो, कोई रंग है, नहीं है, मतलब क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वो आलू थोड़ा सा काटा तो हरा हरा निकला। अरे भाई हरा हरा निकला, उसके अंदर थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट आ गया है, अदरवाइज आलू में कोई रंग नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। कोई भी हरी सब्जी अपना कलर बदल दे तो उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है, क्लोरोप्लास्ट बदल गया, किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक, चलो फंक्शन ऑफ प्लास्टिड देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप द सोलर एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को पकड़ेगा और यूटिलाइज द मैन्युफैक्चरिंग फॉर द फूड ऑफ द प्लांट। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब है बेटा इसका लाइन का मतलब, फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस हो गई। क्रोमोप्लास्ट इंपार्ट वेरियस कलर of flower, attract the insect for the pollination. Vacuoles क्या होते हैं, vacuoles छोटे छोटे गड्ढे, vacuoles are the storage sac for solid and liquid content. Vacuoles are small size in animal and while plant में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट में ऑक्यूपाई 50 to 90% स्पेस ले लेते हैं। काम क्या है भैया इनका, काम क्या है, स्टोरेज सैक ऑफ द सेल है, स्टोर द मटेरियल को स्टोर करेगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो क्या हो, लिक्विड हो और टॉक्सिक हो, ठीक है। और सम इंटरसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल मेंटेन द वाटर बैलेंस, वाटर ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करता है, टर्जिसिटी और रिजिसिटी का मेंटेन करता है, ये सब सेल के काम होते हैं वैक्यूल के। नेक्स्ट पढ़ जाओ। अब क्वेश्चन मैंने लिखा है कि डिफरेंस बताओ प्लांट और एनिमल में, डिफरेंस बता दो, तो प्लांट और एनिमल में डिफरेंस आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पढ़िए जरा एक बार, हाँ पढ़िए इसको, फिर मैं बताता हूं जल्दी जल्दी। अच्छा चलो बता ही देता हूं। प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल क्या कह रहा है कि प्लांट सेल में क्या है, प्रेजेंस ऑफ डेफिनिट सेल वॉल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ सेलुलोज, जबकि यहां पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इंटरनल to the cell wall, cell membrane forms the boundary of cell wall। यहां पर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, यहां पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, यहां पे सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, यहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सॉरी प्लास्टिड, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होगा, तो प्लास्टिड एब्सेंट, ये 4 एब्सेंट होगा। ये मैंने डायग्राम आपको दिखा दिया, आप बना लेंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को देखो जरा भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को देखो जरा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल 2-3 तरह से हो सकता है, एक एक्टिव भी होगा, एक पैसिव भी होगा, एक बल्क भी होगा। तो देखो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक बल्क ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो भी जरा समझ लो। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट की पहले बात कर रहे हैं। तो पहले में सिंपल डिफ्यूजन है, दूसरे में फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, तीसरे में ऑस्मोसिस है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव को एक्टिव में देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक फ्लो चार्ट मैंने बना करके आपको दिखाया, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं एक एक करके। इतना नोट कर लो, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं, ठीक है। नोट करो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुमने ये स्लाइड देखी, इसमें क्या था, इसमें ट्रांसपोर्ट थे बहुत सारे, एक्टिव, पैसिव, बल्क ट्रांसपोर्ट। एक्टिव पैसिव में, पैसिव में देखें डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ये सब चीज़ें तुम डेफिनेशन पहले से भी जानते हो, बट तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुमको एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। तुम नोट करते चलोगे सब चीज़ों को और समझते भी चलोगे। देखो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच एन आयन और मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द सेल membrane moves against the electrochemical or the concentration gradient, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन
में क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन और CO2 enter the cell without help of the transport protein such as permease. फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या है बेटा, फैसिलेटेड डिफ्यूजन में आयंस और मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन rapidly by using the specific protein called transport protein or permease which are present in the membrane. ठीक, ये डेफिनेशन है यार, तो डेफिनेशन तो तुमको याद करनी पड़ेगी ना भाई, नहीं याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, तो डेफिनेशन याद कर लोगे तुम लोग, याद करोगे ना, अच्छे बच्चे हो, याद किया करो। फिर स्पॉन्टेनियस पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन वाया सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो मैंने तुमको बताया था, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, ऑस्मोसिस कहलाता है। चलो ये हो गया। अब हाई कंसंट्रेट से लो में जाओगे तो एक्सोऑस्मोसिस कहलाने लगेगा, वही चीज वहां पर लिखा है उसने, एक्सोऑस्मोसिस लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सच द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। मतलब एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी लगती है, किसी भी काम को करने में क्या लगती है, एनर्जी, और वो काम कैसा हो गया, एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव। एक्टिव रिक्वायर एनर्जी, ऐसे लिख लो यार तुम सीधे सीधे, एक्टिव रिक्वायर एनर्जी। हर काम में एनर्जी लगती है, हर काम में, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें एनर्जी ना लगे। तुम छींकोगे, एनर्जी है। तुमने किसी को टुनकिया दिया, एनर्जी है। मैम ने तुमको डांट दिया, एनर्जी है। खेल कूदने गए, एनर्जी है। पढ़ाई कर रहे हो, एनर्जी है। प्रेयर कर रहे हो, एनर्जी है। सो रहे हो, एनर्जी है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें एनर्जी ना लगे, और वो सारे काम जिनमें एनर्जी लगती है वो सारे काम एक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए तुम क्या हो, एक्टिव हो। गुड। लार्ज मॉलिक्यूल, देखो क्या लिख रहा है, large molecule continuously import or export into cell across the plasma membrane, the process where cell either release or absorb the fluid or the particle through the outer membrane is called bulk transport. The material enters cell by invagination and the formation of the vesicle, and the material have leave the cell membrane. Vesicle fuses with the plasma membrane and extruded its content to the surrounding media toward the transport material by using the called the exocytosis. ठीक है, ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। एंडोसाइटोसिस, इनटेक और इंजेशन ऑफ मटेरियल, किसी चीज को खा लेना क्या कहलाता है। तुमने रोटी खाई पनीर के साथ, क्या किया, इंजेशन किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है, फैगो का मतलब सॉलिड, साइटोसिस का मतलब फीडिंग। मतलब जब तुम किसी सॉलिड चीज को फीड कर रहे हो तो क्या है, वो फैगोसाइटोसिस ही कहलाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में फैगोसाइटोसिस होता है। पोटोसाइटोसिस, ये सब छोटी छोटी डिफिनेशन है यार। पोटोसाइटोसिस क्या है, पोटोसाइटोसिस में स्मॉल मॉलिक्यूल स्पेशली आयंस इंटरलाइज्ड इनटू द सेल। पिनाइकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, पिनाइको का मतलब लिक्विड, साइटोसिस का मतलब फीडिंग। द फीडिंग ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड पिनाइकोसाइटोसिस, याद रखोगे। अब बात करते हैं तुमसे सेल साइकिल की। देखो ये चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर हो गया खत्म। अब तुम्हारी किताब में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल में तुमको ज्यादा कुछ नहीं समझना, थोड़ी सी चीजें समझनी है, बहुत जल्दी से वो भी खत्म होने वाला है। सेल साइकिल भी बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा। क्या है सेल साइकिल, द कंप्लीट डेफिनेशन याद रखो तुम यार पहले तो। द सेल साइकिल इज द कंप्लीट लाइफ ऑफ अ सेल, इट्स फॉर्मेशन टू डिवाइड इन 2 डॉटर सेल इन्वॉल्विंग द ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड द प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन, while the cell division has finally physical separation one of parent cell into the 2 new cell genetically identical or unique। ठीक है, यूनिक डॉटर सेल एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड द रिप्रोडक्शन। अब तुम समझो, तुम 2 भाई हो, या तुम 2 बहन हो, या तुम 1 भाई 1 बहन हो। क्या दोनों एक जैसे लगते हैं, नहीं लगते हैं। दोनों अलग अलग दिखते हैं, व्यवहार में, विचार में, पढ़ने में, कूदने में, खेलने में, मारने पीटने में, लड़ाई झगड़ा करने में, रोने में, हंसने में, हर चीज में अलग बिहेवियर है कि नहीं है। लेकिन उसके बावजूद तुम क्या हो, 2 भाई हो, 2 बहन हो, या बहन भाई हो कि नहीं हो।
अरे 3 भी हो सकते हो यार। तो ये सब क्या है, यूनिक है, मतलब तुम्हारे अंदर मियोसिस हो रहा होगा। सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल का डिवीजन। अब इसका मकसद क्या है, सेल डिवीजन का मकसद क्या है यार, तुम ये जरा सेल डिवीजन का मकसद समझने की कोशिश करो। तो सेल डिवीजन का मकसद क्या है, पहला चीज तो मकसद है ग्रोथ बेटा, ग्रोथ होगा, टिश्यू रिपेयर होगा और रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। अब सिंगल क्या लिखा है, सिंगल पेरेंट्स स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल। सिंगल एक पेरेंट है 2 डॉटर सेल में बदल गया, माइटोसिस हो गई, ठीक। 2 टाइप की है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या है, क्या लिखा, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सोमैटिक सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर और 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स दैट इज गैमीट, सेक्सुअल मतलब बनेगा। तो सेल साइकिल का मतलब, सेल साइकिल जो होती है वो डिवीजन ऑफ वर्क है और 2 तरह की होती है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस की जब बात करोगे तो ये माइटोसिस मियोसिस सेल साइकिल है। देखो सेल साइकिल में बहुत इतनी सारी स्टेजेस होती हैं, तुमको दिख भी रहा होगा मेरे हिसाब से, नहीं दिख रहा है ध्यान से देखो, दिखाई पड़ेगा। इसमें जब तुम देखोगे तो सेल जो G0 स्टेज है, G0 स्टेज से सेल ग्रोथ हुई, दैट इज कॉल्ड G1 स्टेज। G1 स्टेज से S स्टेज, S से G2 और G2 से M स्टेज, ये है। अब तुम लिखोगे इसमें क्या, G0 से G1, G1 से S, S से G2, ठीक है, और G2 से M फेज, ये स्टेज होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारी किताब के लिए, ठीक, समझ में आया। अब देखो इसका मतलब क्या है, G1 स्टेज में क्या होगा बेटा, G1 स्टेज में सेल ग्रो करेंगी, प्रोटीन बनेगी, ऑर्गेनेल्स बनेंगे। S फेज में क्या होगा, DNA बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन आगे करना है। G2 फेज में क्या होगी, और ग्रोथ होगा, फाइनल चेक्स होंगे, डिवीजन से पहले जो कमी बेसी है उसको पूरा किया जाएगा। M फेज में क्या होगा, M फेज में क्रोमोसोम सेपरेट कर जाएंगे, मतलब कि माइटोसिस होगी या फिर मियोसिस होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस सेल में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अब देखते हैं माइटोसिस मियोसिस क्या करता है। ये M फेज मैंने बना के तुमको दिखाया है, बहुत छोटा सा M फेज बना के दिखाया है। आई होप यू विल सी द क्लियरली। इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें तुमको 2-3 चीजें दिखाई दे रही हैं। M फेज में 4 स्टेज होती हैं बेसिकली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 चीजें होती हैं, प्रो, मेटा, एना, टीलो। PMAT याद रखोगे, गुड बाय। प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होगा, क्रोमोसोम पास आएगा। फिर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन में होंगे, फिर 2 क्रोमोसोम ईच क्रोमेटिड बनेगा और माइटोटिक स्पिंडल बनेंगे। अब तुमको बताते हैं क्या क्या होने वाला है। मेटाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर हेल्प इन अलाइनमेंट द क्रोमोसोम, द मेटाफेज प्लेटें बनने लगेंगी। एनाफेज में सेंट्रियोल स्प्लिट कर जाएगा। फिर टीलोफेज में न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी और तमाम सारे सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग होकर के 1-2 नई डॉटर सेल बना देंगे, ठीक है। ये इवेंट है किसके, M फेज के। अब माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में बेसिकली 4 फेज होती हैं, मैं तुम्हारे लिए लिख भी देता हूं। पहला होता है बेटा प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, ठीक है, तीसरी होती है एनाफेज और चौथी होती है टीलोफेज, ठीक है। ये 4 फेजेस होती हैं, प्रो, मेटा, एना, टीलो। प्रो, मेटा, एना, टीलो। अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में देखो क्या हो रहा, ये प्रोफेज है, क्रोमोसोम पास है। मेटाफेज में क्रोमोसोम जुड़ गया आपस में। एनाफेज में 2 डॉटर सेल डिवीजन हुआ, बीच में इक्विलेटरल प्लेट बन गई। टीलोफेज में ये 2 डिवीजन दिखाई पड़े और इससे बदले में 2 डॉटर सेल बन गई, कैसी, डिप्लॉयड। मतलब 2n सेल से 2 डॉटर सेल बनी, कैसी, डिप्लॉयड बनी, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम इसके अंदर होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई तुमको। अच्छा, अब मियोसिस में चलते हैं जरा देर के लिए। अच्छा, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुमसे 2 नंबर में पूछेगा। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। तो सिग्निफिकेंस माइटोसिस का तुम क्या लिखोगे, 5 पॉइंट देखो मैंने लिखे हैं शायद। पहला सेल रिपेयर, दूसरा क्या लिखोगे, रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, रिस्टोर
रीस्टोर ऑफ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट लिखोगे ग्रोथ ऑफ ऑर्गन, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? चौथा पॉइंट लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल, ठीक है। नहीं लिख पाओगे? टू डॉटर सेल, ये कैसी होंगी? हैप्लाइड होंगी कि डिप्लॉइड? तो तुम लिखोगे डिप्लॉइड होंगी। क्या होंगी? डिप्लॉइड होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और पांचवा पॉइंट क्या लिख दोगे? पांचवा पॉइंट लिख दोगे रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स लिख देना, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, माइटोसिस का इंपॉर्टेंस। 2 नंबर में तुमसे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मियोसिस की, मियोसिस की। अब बात करते हैं तुमसे मियोसिस की। चलो नोट करो, फिर बताते हैं तुमको मियोसिस क्या होता है। हाँ भाई, नोट कर लिया? मियोसिस के ऊपर आओ। मियोसिस का मतलब होता है एक सेल से 4 सेल बनना। तुम मोटा मोटा समझो बेटा, माइटोसिस का मतलब 1 से 4 2 सेल बनी। माइटोसिस में क्या हुआ? 1 से 2 सेल बनी, और दोनों कैसी होंगी? हैप्लॉइड नहीं होंगी, डिप्लॉइड होंगी। मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल बनेंगी, और वो कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी, मतलब n नंबर होगा, मतलब हाफ क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। पर्पस ऑफ मियोसिस is completed into 2 sequence. One is called meiosis 1, second is called meiosis 2, ठीक है। लेकिन सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेट करेगी मियोसिस में, और 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। अब देखो, तुम ऐसे समझो, ये एक मदर सेल है, ये 2n नंबर है, इसका नाम दे देते हैं मदर सेल। इससे 2 बनी, ये 2n नंबर बना और ये 2n नंबर बना, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया माइटोसिस, ठीक है। अब लेकिन इसी से क्या हुआ? आगे चल करके ये और ये n नंबर में बदल गया, ये n नंबर में बदल गया। अब ये कहलाया मियोसिस, ठीक। चलो देखते हैं। देखो मियोसिस में क्या है, ये मियोसिस का सीक्वेंस देखो तुम्हारे सामने रखा है। मियोसिस के सीक्वेंस में देखोगे तो तुमको मियोसिस के पहले तो हम जरा पार्ट बता देते हैं, फिर आगे की कहानी बताते हैं तुम्हें। तो मियोसिस के पार्ट में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें 2 चीजें खासकर दिखाई देंगी। मियोसिस लिखा है, मियोसिस में 2 स्टेज होती हैं बेटा। एक कहलाई प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, प्रो मेटा 1, एनाफेज 1, ठीक है, समझते चलो। एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, टीलोफेज 1। पहले तो ये 1-1-1-1 कंप्लीट होंगी, इसके बाद 2-2-2-2 कंप्लीट होंगी, मतलब मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 ये होगी, ठीक। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, प्रोफेज 1 के भी 5 स्टेप होते हैं। प्रोफेज 1 के भी कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो जरा, इसके 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन सा? कौन कौन सा? लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ये होते हैं स्टेप्स, ठीक है। तुमको याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, याद नहीं हो मत चिंता करना, क्योंकि तुम्हारी किताब में इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई, थोड़ी चीज़ें दी गई है तो थोड़ी सी तुम पढ़ लोगे, ज़्यादा चीज़ें दी जाएंगी तो ज़्यादा चीज़ पढ़ना यार, अभी तुम थोड़ी सी चीज़ पढ़ लो, ठीक है। तो डिप्लोटीन ये फेजेस हैं। अब ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है तुमको इसी का दिखा, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में सेंट्रियोल, प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और टाइनेसिस 2 हैप्लॉइड सेल बनी।
जबकि इधर आओगे तो इधर प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, सॉरी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 और यहाँ काइनेसिस 2 और ये यहाँ पर 4 डॉटर सेल बन गई। कैसी? गैमीट बना उसका हैप्लॉइड का। याद रखो, बस तुमको डायग्राम याद रखना है। अब माइटोसिस और मियोसिस में अंतर दिया हुआ है मैंने, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस में अंतर है। आई होप कि तुम इसको पढ़ लोगे और याद भी हो जाएगा तुमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे नहीं बढ़ते हैं, ये चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म, फिनिश। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर तुमको आया है समझ में। नहीं आया है, वीडियो को दोबारा देखो, समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो और इसके एमसीक्यू मैं करा दूंगा तुमको, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे थे वो मैंने तुमको बता दिया, क्वेश्चन कैसे आंसर लिखने हैं वो मैंने तुमको बता दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी बता दिया है। अब पढ़ना तुमको है। वीडियो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो और लाइक कर दो, ठीक है। समझ में आ गया? लाइव वाले बच्चों जो तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ ही रहे हो, बाकी अपने दोस्तों और लोगों को शेयर कर दो ताकि ये चीज़ क्या है उनके भी काम आ सके। तो क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर आता है टिश्यू। अब मैं इस टिश्यू चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी से एक दिन के बाद, मतलब आज कल छोड़ करके कल आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे में इसको मैं क्या करूंगा, एक्टिवेट करूंगा। इसको नहीं एक्टिवेट करूंगा, टिश्यू चैप्टर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्दी से। और केमिस्ट्री की क्लास भी इसके जस्ट बाद होने वाली है, वो भी आप देखिएगा। इसको समझिए, पढ़िए। वन शॉट में मैंने लेक्चर को कंपाइल किया है आपके लिए, सारे लेक्चर को वन शॉट में कंपाइल कर दिया है। हाँ, मैथ्स का भी वन शॉट में है। वादा किया है तुम सारे बच्चों से कि पूरी 9th की मैथ, 9th की साइंस और 10th की मैथ और 10th की साइंस सिर्फ और सिर्फ 40 दिनों में खत्म करी जाएगी और 40 दिनों में ऐसे ही खत्म होगी। वन शॉट, फुल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन, डायग्राम बाय डायग्राम, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं तुम्हारा। और मुझे तुम्हारे मैथ में और साइंस में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। कैसे आएंगे? पढ़ के आएंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। बाय बाय।